बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच रण क्षेत्र में हम लेकर आए हैं। मुद्दा इस बात से जुड़ा हुआ है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति से अब देश को कांग्रेस खुद ही नहीं बचा सकती, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से तुष्टीकरण का घोल पी लिया है। और यही वजह है कि एक एक करके गाहे बगाहे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए कदम उनके इस सच्चाई को उजागर भी करते हैं। आज रण क्षेत्र में सवाल सीधा है। सवाल यह है कि कानून बड़ा है या फिर वोट बैंक, संविधान सर्वोपरि या तुष्टीकरण की राजनीति। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में जो हो रहा है वो सिर्फ पुनर्वास नहीं है, यह है राज्य प्रायोजित तुष्टीकरण का सबसे खतरनाक मॉडल। हम बात कर रहे हैं देश की साइबर सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, वो बेंगलुरु जो देश का आईटी कैपिटल है, जहां एक मिडिल क्लास कर्मचारी 30-30 साल ईएमआई भरकर भी एक कानूनी घर का सपना पूरा नहीं कर पाता। उसकी अगली पीढ़ी पर वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आज उसी बेंगलुरु में सरकारी कर्मचारियों के लिए बने सरकारी आवास अब उन्हें नहीं बल्कि अवैध कब्जाधारियों को दिए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अवैध कब्जा अब योग्यता बन गया है? क्या कानून तोड़ने वालों को इनाम मिलेगा कांग्रेस के राज में? क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि कर्नाटक सरकार ने फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट, ये साफ तौर पर ये जो कॉलोनी थी वो सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, और इसी सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों पर बुलडोजर सरकार ने ही चलवाया था। कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया सरकार ने ही बुलडोजर चलाया था। उस वक्त सरकार ने यह बोला कि कानून का पालन हो रहा है, इलीगल जो भी अतिक्रमण है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, एक तरफ तो कानून का पालन कर रहे थे सिद्धारमैया सरकार के लोग, सिद्धारमैया सरकार, लेकिन जैसे ही आला कमान से यानी दिल्ली दरबार से फटकार लगती है, वैसे ही राजनीतिक ऊंट इस कदर मुड़ता है कि वोट बैंक में सेंध का डर पैदा हुआ और सरकार ने, सिद्धारमैया सरकार ने पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया। पहले तो अतिक्रमण तुड़वाया गया और अब यह फैसला लिया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा सरकारी मकान, ध्यान दीजिएगा, सरकारी मकान अवैध रूप से बसे लोगों को दे दिए जाएंगे। यानी वो मकान जो सरकारी है, वो मकान जो कर्नाटक के लोगों के लिए है, वो मकान जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, वो मकान दिए जाएंगे अवैध रूप से बसे हुए लोगों को। यानी पहले कब्जा करो, फिर रोना रो और फिर सरकार से मकान ले लो। यह पुनर्वास नहीं है, यह है कानून का अंतिम संस्कार। कर्नाटक का करदाता यह पूछ रहा है कि मेरा टैक्स क्या अवैध कब्जे को इनाम देने के लिए है? सरकारी कर्मचारी सालों से वेटिंग में है, आखिर उनका क्या कसूर है? सरकार कहती है कि मानवीय आधार पर फैसला लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि मानवीय आधार किन के लिए है? अवैध कब्जाधारियों के लिए, अतिक्रमणकारियों के लिए, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए? क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये जो अवैध बस्तियां बस गई थी, इस पर रहने वाले कोई और नहीं बल्कि रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, जिन्हें सरकार अपना वोट बैंक मानती है। उन्हें सालों से वहां पर अतिक्रमण करने दिया गया, लेकिन बाद में अतिक्रमण पर जब आवाज बुलंद हुई, बुलडोजर चला, लेकिन बुलडोजर चलने पर जब दिल्ली दरबार से फटकार लगी तो फिर फैसले पर यू टर्न लेकर अब सरकारी आवास को इन्हीं अवैध घुसपैठियों को देने का फैसला लिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि मानवता सिर्फ एक विशेष वर्ग या यूं कहें ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ही क्यों जाग रही है? बाकी नागरिक जो कर्नाटक के मूल निवासी हैं, 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन अभी दी गई है सरकारी आवासों के लिए, लेकिन उनको अभी तक एंटरटेन तक नहीं किया गया। आखिर क्या ये जो नागरिक हैं, ये जो लोग हैं, उनका मानवाधिकार नहीं है? उनके लिए मानवता नहीं है? वो इंसान नहीं है? और अगर यही नीति है तो कल कोई भी सरकारी जमीन घेर लेगा, परसों सरकार कहेगी इन्हें भी मकान दे दो, क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आज कर्नाटक में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लिए खतरनाक उदाहरण है।
रण क्षेत्र में आज हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक कांग्रेस सरकार खुलेआम तुष्टीकरण का खेल खेल रही है? क्या अवैध प्रवास और अवैध कब्जे अब राजनीतिक संरक्षण में हैं? ये बड़े सवाल आज रण क्षेत्र में होंगे, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ जाएंगे। उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन इस पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, पहले वो बयान, वो प्रतिक्रिया सुनिए और फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट। Kerala and Karnataka is Kogilusa. We don't want any Keralites. Our chief minister, let him do his job. We will do our job. Past 24 years. See, this is the Google map. All green, green, green is there. There is no house. 1 year back, Google map. Google map is false. Mr. Siddaramaiah, Google map is false. See here. Now, all are become red, red, red. Means, this Congress government making the Bangla hubs in Karnataka. Of Kerala and Karnataka is Kogilusa. We don't want any Keralites. Our chief minister, let him do his job. We will do our job. Past 24 years. See, this is the Google map. All green, green, green is there. There is no house. 1 year back, Google map. Google map is false. Mr. Siddaramaiah, Google map is false. See here. Now, all are become red, red, red. Means, this Congress government making the Bangla hubs in Karnataka. ये है दरअसल कर्नाटक सरकार उन्हें आवाज दे रही है, उन्हें ये मकान मुहैया कराए जा रहे हैं पुनर्वास के नाम पर, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यहां तक कि बीजेपी कह रही है कि ये जो अवैध अतिक्रमण करके जो अवैध कब्जाधारी यहां पर मौजूद थे, उनकी एनआईए जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जो केवल कर्नाटक के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर उन्हें इनाम स्वरूप सरकारी आवास देने की योजना बन जाए, उसका फैसला ले लिया जाए, तो साफ तौर पर कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस की सोच और उसकी तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट हो जाती है। यहां पर सवाल यह है कि अगर आपने पहले जो फैसला लिया कि अतिक्रमण, जिसे खुद सिद्धारमैया ये कह चुके हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये। तो अगर आपने पहले ही कहा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सुविधाएं क्यों, ये सरकारी आवास क्यों, वो आवास जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, वो आवास जो कर्नाटक की मूल निवासियों के लिए है, वो आवास जो जिन पर हक उनका है, जो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो फिर इन अवैध घुसपैठियों को ये मकान देने का फैसला, क्या ये सीधे सीधे डर है जो दिल्ली दरबार से, दिल्ली आलाकमान से फटकार के बाद सिद्धारमैया के चेहरे पर नजर आता है, इस फैसले में नजर आता है, इसीलिए ये यू टर्न लिया जाता है? या फिर स्पष्ट हो जाता है कि इस फैसले के बाद जब अतिक्रमण हटाया गया तो वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, वो वोट बैंक जिस पर सरकार टिकती है, वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा, और इसीलिए ये परिस्थिति, ये स्थिति पैदा की गई है? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं पीयूष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ साथी जुड़ जाएंगे, लेकिन शताब्दी जी, शुरुआत आपके साथ करती हूँ, क्योंकि ये एक जब फैसला लिया गया था अतिक्रमण को हटाने का, तो उस वक्त अतिक्रमण हटा और ये कहा गया, सरकार ने खुद, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। सिद्धारमैया ने इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स तक कहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसा फैसला लिया गया कि सरकारी आवास वो दिया जाएगा इन अवैध कब्जाधारियों को? ये किस नियम के, किसी नियम के तहत हो रहा है या फिर डर के तहत हो रहा है कि वोट बैंक में सेंध लग जाएगी? रूप से पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, तुष्टीकरण का नियम चलता है इनका, और इस तुष्टीकरण के सिद्धांत के तहत ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, बल्कि अपने वोट बैंक के कैलकुलेटर को मान रहे हैं।
वोट बैंक का कैलकुलेशन करते हैं और जहां वोट बैंक इनका कहीं हिलने लगता है, वोट बैंक को कहीं खिसकते हुए देखते हैं, तो इस प्रकार की ये निर्णय लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस अब खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में तय कर लिया है कि यह जो गैर कानूनी काम करके सिद्धिरमैया जी की सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि एक तो पहले अवैध उनका वहां पर निवास होता है और उसको अवैध करार दे के आप उस पर बुलडोजर चलाते हैं और बाद में उनको सरकारी आवास अलॉट कर देते हैं। इस प्रकार से ये आला कमान के इशारे पर और तुष्टीकरण की नीति के तहत ये किया जा रहा है। लगभग 12 से 13 लाख ऐसे गरीब हैं कन्नड़ के जो ये कह रहे हैं कि हमको हमारा आवास मिलना चाहिए और वो लाइन में है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको आज तक ये आवास नहीं मिले और उनके लिए बनाए गए ये आवास जिसका EMI वो पिछले 30 सालों से पे कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के, ऐसे कर्नाटक के गरीब लोगों का जो आवास है उसको उठाकर अचानक ये जो अकेले सिद्धिरमैया जी ने जो निर्णय ले लिया और इस प्रकार का निर्णय करके जो उनको अलॉट करने की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़कर वहां के निवासियों के जो भी कानूनी अधिकार हैं उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेगी और निश्चित रूप से जनता में इस बात को लेकर रोष है कि यह जो निर्णय उन्होंने लिया है ये पूरी तरह गलत है। ठीक है शताब्दी जी, मेरा सवाल ये है कि ये निर्णय वाकई सिद्धिरमैया का है या फिर ये निर्णय उस फटकार के बाद है जो दिल्ली से उन्हें सुनाई दी? क्योंकि पहले मैंने कहा ना कि पहले जब ये अतिक्रमण हटाया गया था तो खुद सिद्धिरमैया ने कहा था कि दे आर द इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अचानक से क्या हुआ कि इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति इतना प्रेम आ गया कि अब पुनर्वास की बात होने लगी, 5 लाख मुआवजा देने तक की बात होने लगी। तो कहीं ये उस फटकार का तो डर नहीं है, वो फटकार जो यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं उनकी तरफ से मिली तो नहीं? निश्चित रूप से इनके आला कमान के द्वारा पड़ी हुई फटकार और वहां के निर्देशों का पालन करते हुए ये जी हजूरी करने के लिए कर रहे हैं और इन्होंने मिनी बांग्लादेश बनाने का यहाँ पर निर्णय ले लिया है और ये जितने भी जो लोग हैं ये सब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या लोग हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये कांग्रेस के आला कमान के द्वारा कही गई बातों का पालन ही है और भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूपेण विरोध करती है। यहाँ पर हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी भी हैं और संदीप मिश्रा जी भी हैं। संदीप जी सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट हैं। मैं एक बार पहले जरा कानूनी पक्ष इसका समझना चाहती हूँ संदीप जी कि ऐसा कोई नियम है क्या कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनको पहले उनकी अतिक्रमण को तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद उनको सरकारी आवास भी आवंटित कर दिया जाए? ऐसा कोई नियम कानून है क्या? देखिए, कानून में एक कहावत कही जाती है कि दोज हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जिसका मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ सही हो तो पहले आपको खुद क्लीन हैंड आना होता है, आपको साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर जिनके हक देने की बात हो रही है वह तो खुद ही मतलब उनके हाथ गंदे हैं, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स और आउटसाइड ऑफ द स्टेट है और उन्होंने एक जगह पे कब्जा कर रखा था। मैं थोड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दूं आपको। बेंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने 20/12/2025 को जब ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया था उस समय कहा था दिस ऑक्यूपेशन इज टोटली इलीगल, यह जो कब्जा है पूरी तरह से अवैधानिक है और दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा किया गया है और खासकर उसमें ज्यादातर लोग केरल के हैं। तो इस तरह की बात कह करके ऑफिशियल्स ने कहा है, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी रही होगी। लेकिन वही मुख्यमंत्री कार्यालय जब कुछ दिन बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या ये कहिए कि पीछे हटता है तो निश्चित ही पता चलता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय किसी दबाव में है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर यह जो अभी आपने दिखाया कि गूगल मैप में दिखा रहे हैं 1 साल पहले तक वह ग्रीन एरिया था। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीति करने की बजाय इसको अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एनजीटी में किसी तरह से चैलेंज किया जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा तो शायद इसमें राजनीति से कुछ बेहतर विकल्प निकल के आएंगे और फिर राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के तरीके जो है इस मामले में दखल होगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नियम कानून की धज्जियां यहाँ पर उड़ रही है। जो भी हो रहा है सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। मुख्यमंत्री सब चीज से की जानकारी रखते हैं पीयूष जी, बावजूद उसके इस तरीके का फैसला
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस बदनाम है, लेकिन वो एक कहावत अब लोग कहने लगे हैं कि देश को तुष्टीकरण से अब खुद कांग्रेस ही नहीं बचा सकती, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से उसमें रच बस चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी शताब्दी जी ने जिक्र किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा है। 18 टोटल पॉइंट्स हैं जिनको कंप्लीट करना होता है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स, जिसमें खास तौर पर यह है कि वो राज्य का वासी होना चाहिए। उनके लिए 12 से 13 लाख रुपए इस मकान को देने के लिए आवंटन के लिए कहा गया था, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए, मतलब पूरे के पूरे जो पॉइंट्स थे, जो निर्धारित किए गए जो बिंदु थे, उनमें भी बदलाव कर दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को आवाज दिया जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में इनसे वोट लिया जा सके। पीयूष जी, देखिए, इस किस्म की डेवलपमेंट्स में लॉक स्टॉक बैरल कांग्रेस जो है अभी सिर्फ कर्नाटका पे फोकस नहीं कर रही है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है केरला के सीएम ने जिस तरीके से रिएक्ट करके यहाँ पे एक अपना कमेंट दिया था, और केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से फटकार लगाई, तो डिमोलिशन करने के बाद ये इनको समझ में आया कि हमारा अपीजमेंट पॉलिटिक्स इससे बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो रहा है, और जिसका सीधा अफेक्ट इनको बंगाल के इलेक्शंस में पड़ेगा, केरला के इलेक्शंस में पड़ेगा, जहां पे ये अपनी संभावना तलाश रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट जो है। तो कांग्रेस जो एज अ पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, तो ये इनका जब डैमेज होते इनको दिखा, तो यहाँ पे आनंद फानन में हड़बड़ी में लिया हुआ इनका एक ये कदम है जिसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, वो इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ये हवाला देते हैं आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप है, लेकिन यहाँ पे आप राइट टू सेटलमेंट दे रहे हैं, और वो भी कोई समय सीमा पे नहीं है। आपने कोई निर्धारित समय भी नहीं बताई है। यदि उनको पुनर्वासन किया जा रहा है, उसकी भी निर्धारित समय भी नहीं है। तो आप किसी भी, और वो जो जिन पे किया जा रहा है, आपकी रिपोर्ट्स पे यदि आधारित अपन करें, तो वो सरकारी कर्मचारियों के लिए आवंटित आवासों पे किया जा रहा है, जिसकी कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आप मुझे देश भर का बता दीजिए जहां पे वेटिंग लिस्ट नहीं होती, जहां पे अलॉटमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता, जहां पे अधिसूचना जारी नहीं होती, जहां पे पात्रता नहीं होती, तो सभी को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी तुष्टीकरण को एक डेस्परेट तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है जनता इन सब चीजों को बखूबी समझती है, और ऐसे हरकत जो है इनके अगेंस्ट ही जाएंगे, कभी इनके फेवर में नहीं जा सकते। बिल्कुल इनके फेवर में नहीं जा सकते, लेकिन शताब्दी जी इतना तो जरूर है कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है, जैसा कि अभी पीयूष जी ने भी कहा, और बिल्कुल इसका असर कहीं ना कहीं से, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके की परिस्थिति है, केरल में जिस तरीके की परिस्थिति है, आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश को लेकर भी 2027 की रूपरेखा भी अभी से ही तैयार होने लगी है। तो कुल मिलाकर क्या इस तीर से सीधे सीधे वोट बैंक को साधने की जो तैयारी की जा रही है, उसका क्या कोई इंपैक्ट या कोई चैलेंज आप लोगों के लिए आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल निश्चित रूप से ये इनकी चाल है, सोची समझी चाल है, और ये इस चैलेंज को कितना भी ये बड़ा चैलेंज बनाने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपने तरीके से रणनीति के तहत इन सारे विषयों को समझ रही है, और सारी बातों को समझते हुए कहाँ किस तरीके से संवैधानिक तरीके से इनका जवाब देना है, ये हमारे पास तय है। हमारे नेता हैं हर राज्य में, ये बात करते हैं मानवता की, ये मानवता की आड़ में संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसलिए जनता इन्हें जवाब देगी। शताब्दी जी, आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि एनआईए की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरह से स्लीपर सेल का भी काम करते हैं। बीते दिनों हमारे देश में जो हुआ, दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ, मतलब बहुत सारी जगहों पर धीरे धीरे स्लीपर सेल्स को बसाया गया है, ये तक कहा जा रहा है, और आप ही के पार्टी के ही नेता ये कह रहे हैं कि एनआईए जांच होनी चाहिए। तो क्या इस कदम को लेकर आपकी सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करने को सोच रही है? निश्चित रूप से जहां जहां ऐसे संदिग्ध जो माइग्रेंट्स पाए जा रहे हैं, वहां पर ये जांच होगी। और जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा भी था कि इनको जो है वो डिटैच करना है, डिलीट करना है और डिपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से सारी कार्रवाई इनकी होगी। असम में हुआ है, अब जहां जहां ये ऐसे आइडेंटिफाई होंगे वहां भी ये काम होगा। निश्चित रूप से इनके साथ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो कर्नाटक के गरीब जो मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने इन फ्लैट्स के लिए अपना पेमेंट किया हुआ है, उनको उनका अधिकार दिलाने की कोशिश करेगी। ये मामला न केवल कर्नाटक राज्य तक सीमित है, अपितु जैसा कि आपने भी कहा
ये मामला पूरे देश में जगह जगह ऐसे पॉकेट में इन्होंने इनको बसाया है, पूरी प्लानिंग की तहत बसाया है। और जहां जहां ये इसके लिए इस प्रकार के संविधान से खिलवाड़ करते हुए गैर कानूनी काम करने की कोशिश करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी रणनीति के तहत कानून के दायरे में रहते हुए इनको जवाब देंगे और ऐसे लोगों को हम बेनकाब करेंगे। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त आशीष सैनी साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधा सवाल है, ये कौन सा नियम आप लोग कर्नाटक में लेके आए हैं कि पहले जो अतिक्रमणकारी हैं, जो अवैध कब्जाधारी हैं, उनके लिए आप लोगों ने अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन बाद में ऐसी मानवता जागी कि सरकारी आवास ही उनको देने का निर्णय ले लिया गया। ये डर है या मानवता, जैसा कि आपकी तरफ के आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी में क्योंकि मानव है तो मानवता भी है, और जहाँ दानव है वहाँ दानवता है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर पहली बार उनका भाषण हुआ, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि सभी को आवास दिए जाएंगे। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब है और जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर दिया जाएगा। क्या कहा आपने? देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आप स्वयं कह रहे हैं ना, जो देश का है, जो हमारी मिट्टी का है, लेकिन जो अवैध घुसपैठी है वो तो हमारे देश का नहीं है, उसको फिर क्यों घर दिया जाएगा? हमने तो किसी अवैध घुसपैठी को दिया नहीं है। तो ये कौन है? ये जो अतिक्रमणकारी थे, आपकी ही पार्टी के मुखिया, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया साहब इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स कह चुके हैं। तो बाद में क्या उन्होंने स्क्रूटनी नहीं की थी कि ये इलीगल नहीं है, लीगल है? क्यों उन्होंने इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स कहा था फिर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर वहां पर कोई घुसपैठिया होता तो इससे पहले वहां भाजपा की सरकार रही और केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ही, तो ये निकाल दिए होते अब तक, क्योंकि वहां कोई घुसपैठिया है नहीं, बचा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश में प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री आशीष जी अमित शाह है। लेकिन सिद्धारमैया तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं ना, आपकी पार्टी की सरकार है ना, मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने उसकी बीजेपी ने छोड़ दिया, इसके बाद तो अभी तो आपकी पार्टी है ना। सिद्धारमैया इलीगल इमिग्रेंट क्यों कहते हैं इन लोगों को? आपको शायद इन्होंने बीजेपी प्रवक्ता ने बताया नहीं है, इनकी यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी सरकार तो निकाल चुकी है घुसपैठियों को। वो घुसपैठियों कर्नाटक में नहीं है, वो घुसपैठियों आशीष सैनी जी, इसका जवाब अभी शताब्दी जी देंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप बार बार नहीं देना चाह रहे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सिद्धारमैया जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा था और उस वक्त जब ये कार्रवाई हो रही थी, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये कानून के तहत हो रही कार्रवाई है और ये उन लोगों के खिलाफ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो खुद जब सिद्धारमैया इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कह रहे हैं, तो फिर क्यों आप लोग बच रहे हैं? इसका मतलब अवैध घुसपैठिए हैं ये? इसका मतलब सीधा सीधा है कि सिद्धारमैया जी जब इलीगल इमिग्रेंट किसी को बता रहे हैं, मैं आपकी बात को पानी देने का काम करता हूँ, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये सिद्धारमैया कह रहे हैं, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं तो उसी को मानता हूँ, आपकी बात को सच मान के बोल रहा हूँ। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री ने अगर कहा किसी को इलीगल इमिग्रेंट, तो ये जो एनआईए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहाँ गए हुए हैं? कर्नाटक में तो सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, उधर अमित शाह भी है, कहाँ चले जाते हैं उस समय जब ये इलीगल इमिग्रेंट को ढूंढना होता है? आज हमने अपने राज्य के निवासियों को यदि एक आवास आवंटित कर दिया, सरकारी आवास, सरकार वेलफेयर के लिए, ये टैक्स पेयर को फुदकने की जरूरत है? टैक्स पेयर कहाँ है? अवैध कब्जाधारी कब से टैक्स पेयर हो गए? सरकारी आवास जो सरकारी मुलाजिमों के लिए बना हुआ है, वो आवास इन अवैध कब्जाधारियों को, इन अतिक्रमणकारियों को देने का कोई नियम कहीं है क्या? क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? जो भारत में रहता है, जिसके पास भारत में रहने का प्रमाण मौजूद है, भारत में रहने का प्रमाण, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये भारतीय नहीं है, यही तो हो रहा है कि ये भारतीय नहीं है। आपके मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं, शताब्दी, और आप आमने सामने। शताब्दी जवाब दीजिए। आशीष जी, आप ये बताइए कि 1 साल पहले वो जमीन ग्रीन लैंड होती है, 1 साल के अंदर आपकी सरकार के रहते रहते ये अवैध कब्जा होता है, और स्वयं कर्नाटक के कांग्रेस के जो अभी मुख्यमंत्री है वो स्वयं इनको इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। उसके बाद तो प्रश्न ही नहीं रह जाता है।
तो इस प्रकार से नहीं, तो आप अवैध लोग क्या कर रहे प्रवासी हैं? मैं तो आपसे जो पूछना कि चाह रहा हूं ना, बांग्लादेशी हैं जब और हमारे- तो और वो जब सभी हमारे बांग्लादेशी मुख्यमंत्री हैं, द्वारा ये इनको कह दिया बसाने गया के कि लिए कोई आप व्यक्ति क्यों illegal आप उनकी immigrant है, पैरवी कर रहे हैं? तो आप उनको पकड़ लेते, आप उनको डिपोर्ट कर देते, आपने क्या के लिए आप उनको पकड़ रखा था? लेते, क्या आप चुनाव- पकड़ नहीं, लेते, नहीं, आपको किसने मतलब मना आपकी किया था? कांग्रेस की सरकार में वो आपको वहां केवल इस बसते बात हैं, से आपत्ति है कांग्रेस कि की हो सकता है सरकार कि के उसमें रहते कुछ लोग- रहते वो वहां पे कुछ बस लोग जाते मुस्लिम धर्म हैं, के हो, तो आपको उसके एजेंडा बाद सूट उनको नहीं कर रहा हटाने है। के लिए कांग्रेस के नहीं, ही आपको मुख्यमंत्री एजेंडा उनको सूट नहीं कर रहा है, इलीगल इसलिए आपको प्रवासी दिक्कत हो कहते रही हैं। है। वरना आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबको आवाज देंगे, कब देंगे आवाज? 2022 आशीष मुझे जी, आगे थोड़ा समझ में दुरुस्त आ कर रहा है। लीजिए, तो ऐसा तो प्रधानमंत्री नहीं देश है का ना कि होता है। बांग्लादेशी रोहिंग्या का नहीं, आवाज देंगे और प्रधानमंत्री- जिनका प्रधानमंत्री अधिकार है देश का उनको होता है, छीन लेंगे आपका अधिकार। मेरा या तो किसी हमारा का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। प्रधानमंत्री यदि सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे तो हमारे भी प्रधानमंत्री है। वो भेदभाव करेंगे, पार्टी का झंडा लेकर चलेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं यहाँ है। पे कहाँ दो पे शब्दों की भेदभाव? बात है। आपके अरे आप प्रधानमंत्री इसके नहीं अलावा- है, इसके लेकिन अलावा कोई भेदभाव और तो कोई साफ जानकारी नजर आ रहा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, कर्नाटक की नहीं, सरकार कर रही है। 3 लाख से ज्यादा, आपको बता दूं ये आंकड़े जो हैं, ये हालांकि बीजेपी लीडर ने तो दिए, लेकिन अगर आप देख लें जाकर साइट पर, अभी संदीप मिश्रा जी ने भी क्लियर किया कि कई ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो वाकई जिनको जरूरत है इन आवास की, उनको तो इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। यानी तो ये आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई पहले सरकारी जमीन पर आओ, कब्जा करो, फिर हम अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलवाएंगे और फिर हम कहेंगे जी इनके साथ बड़ी अन्याय हुआ है, मानवता के आधार पर हम सरकारी आवास ही इनको दे देंगे। ये कौन सा नियम है? ये समझ के परे। संदीप जी, सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ी देर पहले आशीष जी को हम लोग बोलते हुए सुन रहे थे कि टैक्स पेयर की बात कर रहे थे, तो यहाँ तो टैक्स पेयर के साथ ही धोखा हो रहा है। मतलब टैक्स पे करे कर्नाटक का मूल निवासी और उसका फायदा उठा ले अवैध घुसपैठ या अतिक्रमणकारी। सोशल वेलफेयर के लिए होता है और सोशल वेलफेयर में मकान कौन देना सा किसके लिए सोशल वेलफेयर होता, किसके लिए है? सोसाइटी बनती किससे है आशीष जी? यू हैव टू बी क्लियर ऑन इट कि सोशल वेलफेयर किस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के किन लोगों के लिए, सभी में कौन आता है? हम, आप, अपने, या फिर वो जो आकर जबरदस्ती बस गए? बिना उसका रंग देखे, बिना उसका वर्ग और वर्ण देखे, अच्छा, घुसपैठिए, घुसपैठियों में आप कुछ नहीं बोलेंगे। संदीप मिश्रा जी का एक काउंटर आंसर जल्दी से ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। पीयूष जी से बात जानकारी है, आप एक लाली जी, आपने स्टार्टिंग में कहा कि फकीर कॉलोनी वसीम लेआउट, ये वसीम लेआउट नाम क्यों पड़ा? मैं डिबेट, आशीष सैनी जी आ गए इसीलिए अब इस मुद्दे को उठाना चाह रहा हूं। मैं पहले इसीलिए नहीं बोला कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आ जाए। वसीम लेआउट इसका नाम क्यों है? वसीम है कौन? वसीम जो वहां का एक लोकल कांग्रेसी नेता है और उसी ने इन लोगों से जो वहां अवैध रूप से रह रहे थे उनसे पैसे ले रखे थे। तो मैं तो कहता हूं कि आशीष सैनी जी बोल दें कि जो वसीम उसने पैसे ले रखे हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। और साथ साथ मैं जांच एजेंसियों से भी कहना चाहता हूं कि इस वसीम को खोज निकाला जाना चाहिए जिसने पैसे ले रखे हैं और पता किया जाना चाहिए कि उसने जो पैसे ले रखे हैं किन किन लोगों से लिए हैं और उसने कितने पैसे लिए, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। यह कांग्रेस का नेता है वसीम और उसने ही पैसे लिए हैं और लोगों के साथ धोखा किया है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस उसको बचाने के लिए जो है, क्योंकि जो लोग वहां पे अवैध रूप से कब्जा करके बैठे वो लोग शोर ना मचाए, उस मुद्दे को हवा ना दे, एक तरह से उनको आवाज देकर के उनको चुप कराना चाहती है। और दूसरा पॉइंट ये भी है, कोई धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि एक मताधिकार एक क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, एक मुफ्त प्रयोग करते हैं, तो निश्चित उनका टारगेट ये है कि मुझे एक मुफ्त वोट मिलेंगे इनके। बिल्कुल। तो ऐसे में जो जांच होनी चाहिए, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये काम मत करिए, प्रॉपरली स्क्रूटनी के साथ अगर फैसले लिए जाएं तो वो ज्यादा सही माने जाते हैं। बेहद खास मुद्दा रण क्षेत्र में जारी है, कर्नाटक में किस तरह से फ्लैट जिहाद या यूं है कि तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पीयूष जी, सीधे आपके पास आते हुए कि एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस अपने कुछ मामलों में स्टैंड बहुत क्लियर रखती है, क्योंकि केवल ये सरकारी आवास देने का मामला नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखें तो आरक्षण के मामले में भी, वो चाहे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो या हाउसिंग स्कीम हो, वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से आरक्षण बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी ये जो परिस्थिति बनी है, देखिए दो चीजें हैं, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक के लोगों के लिए है, लेकिन यहां पर कर्नाटक के मूल निवासी ही गायब हो रहे हैं। और यहां पर आशीष सैनी जी या कांग्रेस के दूसरे जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मानवता के आधार पर लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अपने और परायों में तो ये अंतर रख ही नहीं रहे हैं, ये स्पष्टता कौन देगा? पीयूष जी, ये देखिए, एक बहुत ही फेमस कहावत है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस समवन, बेटर कंफ्यूज देम। ये जिस तरीके की बातें कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं मानता हूं, यदि वो कांग्रेस का स्टैंड है, जो कि मुझे उस पर भी नहीं लगता कि वो है, क्योंकि कांग्रेस के सीएम कुछ कह रहे हैं और प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं।
आप देखिए कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऐसे विम्स पे और इमोशंस पे काम नहीं करती है। गवर्नमेंट स्कीम होती है तो रिहेबिलिटेशन की कोई स्कीम थी क्या, कोई स्कीम के तहत इनका पुनर्वास हो रहा है क्या? और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पे बात जो हो रही है सिर्फ एंक्रोचर्स की नहीं हो रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे मुद्दे के सेंटर पे हैं। और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आपको राइट टू सेटलमेंट नहीं दिया जाता है। और आप ये पीएम आवास योजना की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट के सरकारी यूनिट्स की बात करते हैं जिनको गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किया गया है। तो पीएम आवास योजना में तो आपका नेशनल एवरेज 73% है और कर्नाटका 30% पे है। इतना स्लगिश ग्रोथ है सिर्फ इसलिए कि कर्नाटका मैचिंग फंड नहीं दे पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार उसमें परेशान है उस चीज को लेकर के। और यहाँ पे अराजकता और मानवता में अंतर होता है। और खास तौर से एक साउथ इंडियन स्टेट जो कि हर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, उसमें जो ऊंचे पायदान पे है, उनसे इस किस्म के मुझे लगता है कि एक हारे हुए आर्ग्यूमेंट्स देना कि वहां पे मानवता के नाते ये किया गया है, तो आप अराजकता को छुपा करके मानवता का ओढ़ा नहीं ओढ़ सकते। आशीष जी देखिए, आपके जो पैनलिस्ट हैं ये समाज के जिस वर्ग से आते हैं, ये उस वर्ग के पेट भरे हुए, उनके पास रहने के लिए घर मौजूद है, वो रहते हैं, उनके माँ बाप ने दिया होगा या उन्होंने खरीदा होगा, उनकी आय। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास अपने रहने के लिए घर भी नहीं है, इस स्थिति में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं झुग्गी डाल रहा है और वो सरकारी जमीन पर डाल रहा है तो खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन अगर खाली करा रहे हैं तो उसको आवाज देने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की है और ये प्रधानमंत्री जी की भी है। किन लोगों? एक तो आप, जब मैं बोलता हूँ और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो आप करिए ना पूरी बात, आप शुरू हो जाती हो। मैं अरे भाई, मेरा सवाल पूछना मेरा अधिकार है। अब यहाँ बैठकर मैं आपका पूरा भाषण थोड़ी सुनूंगी साहब, 40 मिनट होते हैं। टू पॉइंट, कम टू द पॉइंट। किन के लोगों के लिए? किन के लोगों? जरूरत नहीं है किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? आशीष जी, ये आप तय मत करिए कि मैं किस पार्टी से हूँ, किसकी स्पोक पर्सन हूँ। ये मैं थक चुकी हूँ इतने सालों से सुनते सुनते, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल पूछना मेरा अधिकार है और जवाब अगर आपके पास नहीं है तो ये आरोप का खेल मुझसे मत खेलिए। आपने कहा, सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि देश के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि अपने कौन है? कौन है ये इलीगल इमिग्रेंट जिनको सिद्धारमैया खुद इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं? ये आपके अपने कब से हो गए? ये आपके अपने कब से हो गए? नहीं, जो नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं, नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं, नैरेटिव कांग्रेस सेट करती है। आशीष जी, जब आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता तो आप लोग दो आरोप लगाएंगे, या तो कहेंगे कि आप एक विशेष एजेंडे के साथ खड़ी हैं, या तो मुझे आप बीजेपी की स्पोक पर्सन बता देंगे। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे डिबेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क आपके लोगों को, वो वोट जो आपसे छिटक गया, जो आज लगातार 2014 के बाद से आपको हाशिए पर लेकर आ रहा है, वो आपको जरूर देख रहे हैं। मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, आपके अपने कौन है? देश के मूल निवासी या अवैध घुसपैठिए? नहीं, ये आप अवैध घुसपैठिए हैं, ये आपने कब डिसाइड किया? ये आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आप क्या कान में रुई डालकर बैठे हुए थे जब वो ये प्रतिक्रिया दे रहे थे? आशीष जी, आप, यही अफसोस की बात है कि आप अपनी पार्टी के अंदर उठती हुई आवाज को भी नहीं सुन रहे हैं। आप अपनी पार्टी के अंदर से जो लोग बात कह रहे हैं, आप खुद मुख्यमंत्री की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आप तो सुनिए पहले। मैं तो सुन ही रही हूँ, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि सिद्धारमैया ने क्या कहा, इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं शांत बैठा हूँ, मैं आपकी बात सुन लूंगा, मैं तो आपकी बात सुन के खुश हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है आप लोगों की बात। आशीष जी, दरअसल समस्या ये है कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए आप तो बताइए ना कि अपने कौन है, अपने कौन है? कर्नाटक में कितने लोग हैं जिन्होंने अभी एप्लीकेंट्स डाल रखा है? कर्नाटक के जो मूल निवासी, कितने एप्लीकेंट्स अभी पेंडिंग पड़े हैं, ये बताइए। आपके अपने ही है ना? आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आपके पास जानकारी होनी चाहिए ना। आप यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक के कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सरकारी आवास के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है? बताइए। तो आप बताइए ना कितनी डाल रखी है। मैं क्यों बताऊं भाई, सरकार आपकी है, मुझे तो पता ही है। आपके पास यानी जानकारी नहीं है, यानी आपके पास जानकारी नहीं है।
यानी आपके पास जानकारी नहीं है, जो अपने हैं उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर अवैध घुसपैठियों के स्पोक पर्सन आप बन रहे हैं। शताब्दी पांडे, चलिए ठीक है आशीष जी, आशीष जी मुझसे बहस मत करिए, मुझसे बहस मत करिए। कांग्रेस प्रवक्ताओं की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि उनके पास जब जवाब नहीं होता तो वो एंकर से बहस करने लगते हैं। आप तो बताइए ना कितने एप्लीकेशंस हैं, आपका नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा। आप कितने ऐसे, एक सेकंड शताब्दी, अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, कितने एप्लीकेंट्स हैं कर्नाटक में सरकारी आवास के लिए, कितने लोगों ने अभी एप्लीकेशन डाली है और कितने एप्लीकेशन पेंडिंग है? आशीष जी, डिड यू नो अबाउट इट? कर लीजिए, अपना प्रचार कर लीजिए आप। हो गया आशीष जी, बोलिए, आपने हो गया? नहीं है आपके पास जवाब? मेरे पास जवाब है। तो बताइए कितने एप्लीकेंट्स हैं? आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है। कितने एप्लीकेंट्स हैं, बस इतना बताइए। जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा तुरंत आप कितने एप्लीकेंट्स हैं बताइए? जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा कितने एप्लीकेंट्स हैं अभी बताइए? सुनने की क्षमता नहीं है। बोलिए, जोर से मत बोलिए, मुझे भी बोलना आता है। बोलिए आशीष जी, आपके पास सुनने की कितने क्षमता नहीं एप्लीकेंट्स है। हैं? आप बीजेपी का नैरेटिव सेट कर रही हैं। कितने एप्लीकेंट्स हैं? आप बीजेपी का नैरेटिव सेट करना कितने चाहती हैं। एप्लीकेशंस वो हैं शायद जो होगा पेंडिंग नहीं। है? हमारी सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। कितने एप्लीकेशंस हैं जो कर्नाटक के मूल लोग हैं जिनके पेंडिंग एप्लीकेशंस अभी हैं? झूठ बोला कि सबको आवाज देंगे, आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। आशीष सैनी जी, क्या बात कर रहे हैं? मैं 10 बार उंगलियों पर गिन रही थी, मैं एक सवाल पूछती रही। मुझे पता है आप पर तरस आ रहा है, मुझे आप पर तरस आ रहा है, मुझे आप पर तरस आ रहा है, क्योंकि आपके पास आज जवाब नहीं है। जब तर्क और तथ्य, ये तर्क और तथ्यहीन कांग्रेस है और उसके तर्क और तथ्यहीन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनको यही नहीं पता कि कर्नाटक के कितने लोगों की एप्लीकेशन अभी पेंडिंग पड़ी है। संदीप मिश्रा जी आइए, मुझे तो इस चीज की आदत लग चुकी है कि मुझे ये बीजेपी स्पोक पर्सन बनाइए, मुझे बनाइए। एक सेकंड, शताब्दी कुछ कहना चाह रही है, फिर संदीप जी और पीयूष जी, इसके बाद आपके पास। मैं ये कहना चाहूंगी कि आशीष जी को ये नहीं मालूम निश्चित रूप से कि लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए वहां की सीएम 12 से 13 लाख आवास देने की घोषणा कर चुके हैं और 2 से 3 लाख लोगों के आवेदन पेंडिंग हैं। तो ये 12 से 13 लाख आवास देने की घोषणा करने के बाद जिन लोगों ने वहां पर आवेदन दिया हुआ है उनके जो आवास बने हैं वो इन अवैध घुसपैठियों को देना चाहते हैं और ये इनको मालूम नहीं है। और ये प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, ये वेलफेयर की नहीं वोट फेयर की राजनीति है। और राहुल गांधी की प्रचार के बाद ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, ये जो आंकड़ा एग्जैक्टली दरअसल ये 17 लाख का और 3 लाख का है। क्लियर कर देती हूँ, 17 लाख है विदाउट रेजिडेंशियल साइट है और 3 लाख है जिन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर, अगर आप साइट पर भी जाकर देखेंगे तो ये आंकड़ा है। ये बड़े कॉमन चीज थी जो कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ध्यान से देखकर आते, वो गूगल भी कर लेते तो उनको मिल जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेहनत आप करना नहीं चाहते। आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी योजना तो घुसपैठियों के लिए है। संदीप मिश्रा जी, ठीक है आशीष जी, हो गया, कितना आरोप लगाएंगे? मुझे आप आरोप लगाएंगे, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब आरोप लगाएंगे तो आपकी सेहत पर यह फर्क पड़ेगा कि आप लोग अभी भी जो 70 सालों तक राज करता रहा वो आज हाशिए पर आकर खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आपके अपने ही नसीहत देने लगे हैं कि आपको संगठन के स्तर पर किससे सीखने की जरूरत है। मुझे बैठकर यहाँ भाषण मत दीजिए। आइए संदीप मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा जी, इसके बाद प्लीज तैयार रहिएगा। संदीप मिश्रा जी। लावनी जी कह तो रहे हैं कि भाई जब जिस पार्टी में गुलाम नबी आजाद को नहीं सुना जाता है, जिस पार्टी में दिग्विजय सिंह की बात ऐसी होती है कि वो आरएसएस को गाली देने वाला व्यक्ति आरएसएस में अच्छी चीजें ढूंढ रहा है, तो ऐसे में आकर के हमारे जो प्रवक्ता हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह ही काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अचानक कूदते हैं डिबेट में और फिर गायब हो जाते हैं हवाई जहाज से 2-3 महीने के लिए भारत से जो है। तो इसी तरह से बिना तैयारी के जब कोई आता है कांग्रेस का प्रवक्ता तो सीधे ब्लेम करना शुरू कर देता है। हमें भी ब्लेम करना शुरू करेंगे कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता की बजाय अपने आपको भाजपा का प्रवक्ता कहना शुरू कर दीजिए। भाई जो बात गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत तो दिखाइए। आप लोग अपने पार्टी फोरम में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग उस चीज को गलत कहने की कोशिश करते हैं उन्हें तो दिल्ली दरबार से फटकार लग जाती है। अब याद, आपने अभी दिग्विजय सिंह की बात की, दिग्विजय सिंह ने एक तरफ कहा, दूसरी तरफ राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया आई थी और किस तरह से फिर यू टर्न लिया जाता है, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आता है, वो भी सबने देखा था। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सिद्धारमैया पहले इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं मानवता के आधार पर हम वो काम कर रहे हैं, उनको घर देने की जरूरत है। यानी सब कुछ बैठकर दिल्ली से हो रहा है, उस नेतृत्व से हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जानते और समझते। संदीप जी।
नहीं, नेतृत्व तो कुछ दे भी तो नहीं रहा है। नेतृत्व तो अगर कांग्रेस को मजबूत कर रहा हो तो कोई बुराई नहीं है केंद्रीय नेतृत्व की बात मानने में, लेकिन वो तो कांग्रेस को लगातार जो है गर्त में लेकर के जा रहा है। जो दो लोगों का नेतृत्व है, कांग्रेस को एक तरह से कहें कि म्यूजियम की चीज बनाने पे आमादा है जो है। ठीक, पीयूष जी देखिए, जब डिबेट होता है तो डिबेट के कंटेक्स्ट में हर एक पैनलिस्ट एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एक पैनलिस्ट बिना तैयारी के आ जाए, सिर्फ वो एक फायर करता रहे कि उसने ये बोला, इसने ये बोला, ये मेरा मत है। आपको इश्यूज पे पढ़ना चाहिए था, और इश्यूज पे नहीं पढ़ने के कारण किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा एटीट्यूड करने से मुझे लगता है चैनल की भी गरिमा को नुकसान होता है। जब आप ये कह नहीं पाते और आपको आर्ग्यूमेंट्स, मुझे नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट्स यदि आप देना चाहे तो 2 आर्ग्यूमेंट तो मैं भी दे सकता था जिसमें आप टेक्निकली थोड़ा सा कंफ्यूजन एटलीस्ट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने उतनी भी जहमत नहीं दिखाई। मुझे लगता है इससे कुल मिला के नुकसान जो है कांग्रेस को ही होता है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का, पीयूष जी आप ही से मेरा सवाल है कि इस तरीके से जब आवास वितरित किए जा रहे हैं तो आने वाले समय में ये तो एक लाइसेंस हो गया है। जो बात मैंने पहले कही थी कि ये वो लोग हैं जो पहले अतिक्रमण करेंगे, उनके अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर सरकार ये कहने की कोशिश करेगी कि भाई हमने देखो काम किया, कानून के तहत काम किया, लेकिन ये सारा का सारा एक सुनियोजित प्लान के तहत हो रहा होता है कि पहले बुलडोजर चलवा दो और फिर उन्हीं को ही सरकारी आवास आवंटित कर दो। और यहाँ पर तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अंदर खाने कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इस फैसले से बहुत असंतुष्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये मकान सरकारी मुलाजिमों के लिए थे जो इन अवैध कब्जाधारियों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल असंतुष्ट होंगे। जब किसी का आप हक मारेंगे तो क्यों असंतुष्ट नहीं होंगे। और यहाँ पे अराजकता को मानवता का चोला ओढ़ाया जा रहा है, गलत तरीके से तुष्टीकरण स्पष्ट तौर पे एविडेंट है। तो वहां पे अब आप अननेसेसरीली अब इस किस्म का कदम उठाएंगे सिर्फ अपने पॉलिटिकल गोल्स को और एजेंडा को सेट करने के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इमेच्योरिटी है जो कि सरकार वहां कर रही है। और ऐसी सरकारों से अपेक्षा नहीं की जाती, एक नया बॉटम डिफाइन किया जा रहा है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल गोल्स और अचीवमेंट की आपने बात की, तो पॉलिटिकल गोल्स और अचीवमेंट के पीछे क्रेडिट और क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद उसी क्रेडेंशियल्स को और उस क्रेडिबिलिटी को खोती हुई नजर आ रही है। ये खुद कांग्रेस को ही आकलन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी मन की बात यहाँ पर साझा की। कुल मिलाकर कर्नाटक में जो हो रहा है मानवता के नाम पर, सवाल ये है कि ये मानवता है या अराजकता, जैसा कि अभी पीयूष मिश्रा जी हमारे पैनलिस्ट कह भी रहे थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, उनके अवैध कब्जे को तोड़ तो दिया गया सरकार की तरफ से। सिद्धारमैया ने इनको इलीगल इमिग्रेंट्स भी कहा, लेकिन जब फटकार लगी दिल्ली आला कमान से, जब फटकार लगी कांग्रेस आला कमान से, तो इन्हीं अवैध कब्जाधारियों को, जिन्हें बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिए भी कह रही है, इनको सरकारी आवास देना, क्या ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? ये कहानी आगे किस करवट बदलेगी, नजर बनी रहेगी। फिर करेंगे डिबेट। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।